नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जो उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर के मसले पे की थी। तमिलनाडु के गवर्नर और वहां की सरकार, डीएमके की सरकार के बीच में पिछले कई सालों से लगातार टकराव होता जा रहा है। यहां तक कि 2020 के बाद से तकरीबन 10 ऐसे बिल थे जिस पर राष्ट्रपति महोदय और गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हुए थे और लंबे समय तक वो लंबित पड़े हुए थे। तमिलनाडु की सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने गवर्नर की भूमिका पर तीखी टिप्पणी भी की है और एक तरीके से यह कहा है कि उन्होंने गलत मंशा के साथ इन बिलों को रोके रखा जो उन्हें नहीं रोकना चाहिए था। एक तरीके से उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो बात इस पूरे मसले पर बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि अब किसी भी प्रदेश का कोई भी गवर्नर, कोई भी राज्यपाल जो है वो मनमाने समय तक विधानसभा के द्वारा पास किए हुए किसी भी बिल को नहीं रोक सकता है। गवर्नर की भूमिका और उनके पास करने की जो समय सीमा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई बिल जो विधानसभा से पास हुआ है, कानूनी तौर पर पास हुआ है, तो 3 महीने के अंदर उस पर फैसला करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा है कि अगर कोई बिल जो विधानसभा से पास हुआ है और गवर्नर अगर उसको राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं कंसल्टेशन के लिए, राष्ट्रपति की राय जानने के लिए, तो फिर राष्ट्रपति महोदय भी जिस दिन से उनके पास वो बिल पहुंचेगा 3 महीने के अंदर उन्हें उसका फैसला करना पड़ेगा और उस बिल की जो संवैधानिकता है उसको भी तय करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट के पास उस बिल को भेजना चाहिए। यह जो फैसला है यानी ऐतिहासिक है, जिसमें गवर्नर की भूमिका को निश्चित किया गया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय की भूमिका को भी निश्चित किया गया है। ये बिल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्यों इतना ऐतिहासिक है? इस संदर्भ में हम बात करेंगे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब से। बहुत बहुत स्वागत है फैजान मुस्तफा साहब हमारे विशेष कार्यक्रम में। आशुतोष, मैं तो माल्टा में था जब ये फैसला आया और मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल लिखा। आमतौर से जजमेंट जल्दी अपलोड हो जाता है, वेट करते रहे मगर वो अपलोड नहीं हुआ और वो आर्टिकल चला गया। बाद में जजमेंट आया, 415 पेज का जजमेंट है। मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर और फेडरलिज्म पर इससे बड़ा कोई जजमेंट भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं हुआ। लोग एसआर बोमई के जजमेंट को बहुत बड़ा जजमेंट मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब वो सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बात तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी केशवानंद भारती में 1973 में, जब शब्द सेकुलर था भी नहीं संविधान में। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी थी। मैं उसको बड़ा जजमेंट नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं इस जजमेंट को, क्योंकि हुआ क्या है जी, इस जजमेंट ने देश में इलेक्टेड डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने में कदम उठाया है। देखिए, राज्य में जो सरकारें बन रही हैं वो जनता के चुने हुए नेता सरकार बना रहे हैं। अब वो सरकार बनाए, उनकी असेंबली कोई कानून पास करे और आप ये सोचिए कि कल जो सेंटर का अपॉइंटेड गवर्नर है जिसको किसी ने नहीं चुना, वो उस कानून पर सो जाए 3 साल 2.5 साल, तो फिर तो आपने लोगों की जो विल है, जनरल विल एक्सप्रेस देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको एग्जीक्यूटिव से रुकवा दिया। और आप सोचिए कि इसका आज सत्ता दल विरोध कर रहा है
कल आप ये सोचिए कि राष्ट्रपति विपक्ष का हो जाए, ये तो कभी होता रहता है ना। प्रणब मुखर्जी जो थे वो कांग्रेस के जमाने के यूपीए के राष्ट्रपति थे, फिर उन्होंने मोदी सरकार के साथ भी काम किया। तो संसद कोई कानून बनाए और राष्ट्रपति उस पे फैसला ही ना ले, तो ये सिर्फ गवर्नर्स का मामला नहीं है, ये केंद्र में भी सिचुएशन आ सकती है कभी भी। इसलिए हम प्रिंसिपल पे जाएं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि डेमोक्रेसी में जिनको जनता ने चुना है उनका अधिकार क्षेत्र ज्यादा होगा, सिवाय वो सिचुएशन के कि अगर वो ऐसा कानून बनाए जो अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको निरस्त करेगी। बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ये है कि चीफ मिनिस्टर की से ज्यादा होनी चाहिए जी। आप सोचिए कि हमारी संविधान सभा में पहले हमने ये तय किया था कि गवर्नर भी राज्य के लोग चुनेंगे जी, ओरिजिनल डिसीजन ये था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। फिर ये सजेशन आया कि साहब एकेडमिशियन बनने चाहिए, नॉन पॉलिटिकल लोग बनने चाहिए, कोई पैनल होना चाहिए, उससे सेलेक्ट किया जाए। फाइनली अंबेडकर ने यह कहा कि अगर गवर्नर भी चुना हुआ होगा राज्य का और चीफ मिनिस्टर भी चुना हुआ होगा और ये दोनों मिल गए तो ये केंद्र के विरुद्ध हो जाएंगे। देश का बंटवारा हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो उसके पास कोई पावर नहीं होगी, इसलिए उसको चुनाव कराने के बजाय उसमें पैसा क्यों खर्च किया जाए, उसे नॉमिनल हेड बना देते हैं, फिगर हेड बना देते हैं। यानी गवर्नर विल रेन बट विल नॉट रूल। जैसे ब्रिटिश सिस्टम है वहीं से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है कि अगर किंग चार्ल्स को प्रधानमंत्री उनका डेथ वारंट भी देगा तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। अब अगर ये जनतांत्रिक प्रिंसिपल है तो इस जनतांत्रिक प्रिंसिपल को बिल्स पर सो जाना, पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करना, सुप्रीम कोर्ट ने देख के पूरे संविधान में बता दिया कि इसमें कोई पॉकेट वीटो जैसी नहीं है बात। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया कमीशन को कोट किया और कमीशंस को कोट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, जहां ये बात आती रही कि क्या कोई समय सीमा होनी चाहिए। बेहतर शायद ये हो सकता था कि ये कहा जाता कि आप 3 महीने में इसमें फैसला कर ले, लेकिन वो फिर फैसला नहीं करते। तो अक्सर जो कोर्ट है वो आपके इंटेंट को देखती है। इस केस में कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस को मेलाफाइड ही पाया। पहले तो गवर्नर साहब ने कोई फैसला नहीं लिया, फिर जब पंजाब के केस में फैसला आ गया तो एक साथ इन्होंने 10 के 10 जो बिल हैं वो राष्ट्रपति जी को रेफर कर दिए। तो जब एक बार कोर्ट ने ये कह दिया कि गवर्नर का फैसला मेलाफाइड ही है, तो फिर उनको टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता था। अब एक टाइम अगर अनरीजनेबल लगता है तो वो टाइम बढ़ाया जा सकता है। सरकार को लगता है कि उनको रिव्यू में जाना चाहिए तो सरकार इस केस के रिव्यू में जा सकती है। मुझे लगता है शायद रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा, कम से कम सुनने के लिए। चैम्बर में तो सुनी लेंगे जरूर जजेस, लेकिन एक 2 जजेस की बेंच में अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामले में 5 जजेस की बेंच बेहतर हो, लेकिन इधर इतने ज्यादा केसेस पिछले 30-35 साल में 2 जजेस की बेंच ने संवैधानिक मुद्दे सुने हैं कि आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये उन्होंने गलत किया। मैं ये समझता हूं कि बेसिकली जो गवर्नर्स हैं वो अक्सर जैसे कहते हैं ना होलियर देन दाऊ, कि कई मामले में केंद्र सरकार ने उनसे ये कहा भी नहीं होगा कि ये करो जी, लेकिन तो केंद्र सरकार को खुश करने के लिए जब आपसे कहा जा रहा है कि आप बेंड हो, आप क्रॉल करने लग जाएं। और ये जो ब्यूरोक्रेट टाइप के या आईपीएस ऑफिसर्स गवर्नर बनते हैं, ये तो कभी जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं, तो ये कुछ ओवरडू कर देते हैं। मैं समझता हूं कई गवर्नर्स के एक्शन से केंद्र सरकार का
अननेसेसरी एम्बैरेसमेंट हुआ। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाया जी, अपने आपके शो में भी उठाना चाहता हूं कि गवर्नर जो करते हैं वो क्यों करते हैं। जब उनसे कहा जा रहा है कि बेंड करो, वो क्रॉल क्यों करते हैं। आशुतोष, एक क्लर्क को सरकार में, आप केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में हटा नहीं सकते। जो लोअर लेवल के सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्शन है कि अगर आपको उसकी सर्विस से टर्मिनेट करना है तो पहले चार्जशीट होगी और फिर इंक्वायरी होगी, फिर फैक्ट फाइंडिंग, फिर फला ढिमा और ये और वो रिपोर्ट आएगी, तब आप करेंगे। गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस। उसको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ही नहीं। जब केंद्र सरकार चाहे किसी भी गवर्नर को रात के 12 बजे हटा सकती है। इसलिए गवर्नर्स हमेशा केंद्र की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये केस जो है तमिलनाडु का, मैं समझता हूं ये केस विड्रॉल ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्शंस को मेलाफाइडी किया। मुझे याद आ रहा है कि जब बूटा सिंह का जो उन्होंने बिहार में, आपको मालूम है, रिकमेंड कर दिया था प्रेसिडेंट रूल, वो क्वैश हुआ था, तो उन्होंने फिर इस्तीफा दिया था। बेहतर यह है कि गवर्नर साहब खुद इस्तीफा दे दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो केंद्र को उनसे कहना चाहिए, उनकी जगह कोई और मोर लॉयलिस्ट गवर्नर बना देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर गवर्नर को जिसके एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट मेलाफाइडी और इरोनियस पा चुकी है, उसको कंटिन्यू ऑफिस में रखना संवैधानिक रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डिक्टेट करती है, वो बहुत सही नहीं। ये जो कहा जा रहा कि जब गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो जिस दिन वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है उसके 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति महोदय को उस पर अपना फैसला करना होता है। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को भी लिमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे संविधान में, जैसे मैंने कहा, संविधान अपने आप में कोई चीज नहीं होता। हिटलर के यहां भी तो संविधान था, वाइमर संविधान, चाइना में भी है संविधान, और पाकिस्तान में भी है, और क्यूबा में भी है, और सऊदी अरब में भी है। तो संविधान अपने आप में कोई हैसियत का मालिक नहीं, संविधानवाद होना चाहिए। संविधान में संविधानवाद, संविधानवाद क्या है? सबकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल। राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद है, उसकी शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, संविधान को पढ़ने के तरीके होने चाहिए। जी। आर्टिकल 53 है, कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट who shall exercise them either directly or through officers subordinate to him। क्या राष्ट्रपति को यह कहने का अधिकार हो सकता है कि भाई ऐसा है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए अब मंत्री भी नहीं? संविधान में लिखा है कि मैं अपनी शक्तियों को सीधे एक्सरसाइज कर सकता हूं, आइदर डायरेक्टली। ये इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को जो चुनने की प्रक्रिया है वो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बड़ा है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जो बनेगा वो तो सिर्फ बहुमत दल का नेता होगा एक सदन में। जी। और आपको मालूम है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी अगर हाउस में 100 एमपी मौजूद हैं तो 51 अगर उसके साथ हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन और सारी विधानसभाएं हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो ज्यादा शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए, उसी फार्मूले से मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को भी मनमानी करने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कोई बिल पास किया है और गवर्नर को यह लगता है कि ये बिल जो है ये किसी केंद्र के लॉ से टकरा रहा है और वो राष्ट्रपति के लिए इसे रिजर्व कर लेते हैं, तो बेहतर ये है कि राष्ट्रपति जो है उसको जल्दी फैसला। अरे अदालतों के बारे में, कोर्ट के बारे में, राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है कि जुडिशरी अपने केस को जल्दी सुने। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर जुडिशरी को बहुत डिले करने का अधिकार नहीं है तो किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आप 3 महीने मत रखिए, 6 महीने रख लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि एक हाउस का
जो टेन्योर है वो 5 साल है। आप उन 5 साल में को कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हर बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व हो जाए तब भी मुसीबत है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम फ्रेम ले डाउन किया है वो संविधान से ही उन्होंने ड्राइव किया है, और ये कोई संविधान का संशोधन नहीं माना जा सकता। और अगर संशोधन है तो बेसिक स्ट्रक्चर भी संशोधन है, कोलिजियम सिस्टम भी संशोधन है। तो टाइम फ्रेम एज सून एज पॉसिबल से ड्रॉ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है, वो कोई जुडिशियल आउटरीच वाला मामला मुझे नहीं लगता। अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले के फौरन बाद कहा, द प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन हर्ड। यानी आप प्रेसिडेंट से संबंधित किसी चीज पर फैसला कर रहे हैं और आपने राष्ट्रपति महोदया को इसमें नहीं सुना। यह कितना जस्टिफाइड है? देखिए, आमतौर से तो राष्ट्रपति को नहीं सुना जाता। जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार जो है वो हेडेड बाय द प्रेसिडेंट है। सारे एक्शन राष्ट्रपति के नाम में ही लिए जाते हैं। इस केस में जाहिर है कि बिल राष्ट्रपति के लिए भी रिजर्व किए गए थे। एक कोई और लॉयर यानी सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो गए, अटॉर्नी जनरल, कोई और वकील भी आ सकता था। तो कहा जा सकता है कि बेहतर सुन लिया जाता, लेकिन यह कि जब एक बार अटॉर्नी जनरल को सुन लिया सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस में, तो वो प्रतिनिधित्व पूरा यूनियन ऑफ इंडिया का हो गया। और यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा जाए कि राष्ट्रपति शामिल नहीं है, तो ये बात तो सही नहीं होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई बिल आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए वो आपके पास आया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करने का प्रश्न तो जो संवैधानिक कोर्ट है उनके पास होना चाहिए। ये कितना जस्टिफाइड है? नहीं, ये बात कि सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट किया जाए, ये मैं समझता हूं जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति पहले फैसला कर ले, उसके बाद वो राइट सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट देखे। तो राष्ट्रपति पहले सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करे, ये चीज उतनी मुनासिब नहीं रहेगी। आपको लगता है ये जुडिशियल आउटरीच का प्रश्न है? इसे कहा जा सकता है, ये उस ग्रे एरिया में आता है कि ये किया जाए। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति तो कंसल्ट करता है अटॉर्नी जनरल को, तो राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल से पूछेगा कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मसला है, बताएं। अटॉर्नी जनरल के अलावा राष्ट्रपति को किसी और को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हमारे संविधान में जो जुडिशियल रेफरेंस का भी प्रश्न है, जहां राष्ट्रपति को वो अलग है जी। वो तो ओपिनियन ले, वो तो और मुश्किल प्रोसेस है। अगर हम ये शर्त लगाएं कि प्रेसिडेंट किसी बिल को साइन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ले, फिर तो उस पर हियरिंग होगी, फिर तो वो विधानसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं वो गैर जरूरी नहीं है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब, दिल्ली सरकार को लेकर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया और जो नियुक्ति का प्रश्न था उसमें मुख्यमंत्री के सारे जो अधिकार थे उसको एक तरीके से बहुत कमजोर कर दिया। और उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो चुना हुआ जो मुख्यमंत्री वो चुना हुआ है, उसको लोगों ने चुना है, इसलिए उसके पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए थे, क्योंकि उसको लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं और आशाओं के हिसाब से फैसले करने, और 5 साल के बाद उसको चुनाव लड़ना है। किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं लड़ना, किसी गवर्नर को नहीं लड़ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट ने बदल दिया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इस फैसले को पार्लियामेंट बदल सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया गवर्नर्स के अधिकार को लेके? देखिए, जो दिल्ली का लॉ था वो संसद ने बनाया था, तो संसद ने आसानी से उस लॉ को बदल दिया। ये जो है एक संविधान का प्रावधान है जिसके बारे में फैसला है, इसलिए इसको बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। लेकिन दिल्ली के केस में भी जो 5 जजेस की बेंच थी उसने जिस तरीके की बातें कही थी वो भी उसी डायरेक्शन में है जिसमें मैंने आपसे बात की कि गवर्नर को फैसले करते वक्त दिल्ली के केस में कहा था, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे शायद उस वक्त, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी को माइंड में रखना चाहिए और हर बात में
डिफर कर रहे हैं हम दिल्ली की सरकार से, ये उन्होंने कहा। उनको राइट टू डिफर नहीं है हर मामलात में। ठीक है कि दिल्ली और किसी स्टेट की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से कि जो भी वहां से फैसला सरकार की तरफ से आ रहा है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिफर कर दे आपके राष्ट्रपति को, ये चीज को कोर्ट ने अच्छा नहीं माना था। जो फैसला दिल्ली के केस में हुआ जिसको सरकार ने लॉ से बदला, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो वो ऑर्डिनरी लॉ वाला मामला था तो उसको बदलना आसान था। ये वाला जो फैसला है ये एक संविधान का संशोधन है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आज शायद सरकार के पास नहीं है, अनलेस ये कि अपोजिशन में से भी कुछ दल टूट के उनके साथ जाएं। संवैधानिक संशोधन इस समय मुझे जरा कठिन लगता है। आपसे आखिरी सवाल, सरकार की तरफ से इसमें चर्चा हो रही है कि जो गवर्नर के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको उस पर रिव्यू पिटीशन डाली जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसले में कुछ बदलाव भी कर सकती है अगर सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला तो? देखिए, इसका उसूल जो है कि रिव्यू उसी बेंच के सामने जाता है, तो ये पहले उन्हीं 2 जजेस के सामने जाएगा। अब हो सकता है कि वो 2 जजेस थोड़ा उसमें डाइल्यूशन कर दें, हो सकता है कि इस मैटर को, क्योंकि केरला वाला केस जो है वो अलग चल रहा है, उस केस में कोई ऐसा फैसला आए जो इस फैसले को पलट दे, कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन रिव्यू इस केस में सरकार जरूर जाएगी, और रिव्यू में मुझे नहीं मालूम, ये जजेस की चॉइस होती है, आमतौर से वो चैम्बर में सुनते हैं। हो सकता है इस केस में इतना बड़ा केस है कि वो ओपन हियरिंग हो जाए, इस पे फिर खुली अदालत में बहस होगी। हो सकता है कि टाइम फ्रेम के सिलसिले में कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जजेस और दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब, हमारे लिए इतना वक्त निकाला। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.